हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मस्त फिजिक्स। आज हम लोग ने चालू किया है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड का लेक्चर नंबर 5। आज हम लोग इस पे टॉपिक देखने वाले हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो लास्ट टाइम हम लोग ने देखे थे अबाउट इलास्टिक मॉड्यूलस, जहाँ पे हम लोग ने यंग्स मॉड्यूलस पढ़े थे, बल्क मॉड्यूलस पढ़े थे, उसके बाद में जो है रिजिड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी पढ़े थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, यानी स्ट्रेस और जो स्ट्रेन है जो हम लोग ने पहले देख चुके कि क्या है, उनके बीच में रिलेशन क्या है। तो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट ये मेरा सीलिंग है और सीलिंग के पास जो है एक रॉड को मैंने टाई कर दिया एक साइड से और एक एंड जो है मेरा फ्री है। यहाँ पे मैं लोड अप्लाई कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एक मैंने 10 kg का न्यूटन अप्लाई किया, ये मेरा लोड हो जाएगा। अब इससे क्या हो जाएगा, इसकी वजह से जो मेरी रॉड है वो थोड़ी सी एलोंगेट हो जाएगी। देख सकते हैं हम लोग, जैसे कि रॉड जो है ये अगर मान लेते हैं हम लोग कि ये मेरा L थी लेंथ, ओरिजिनल लेंथ थी, तो अब मैंने देखा कि ये मेरा जो है थोड़ा सा लेंथ बढ़ गया है, DL बढ़ गया। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पे और एक लोड अप्लाई कर दिया। मैंने मान लो F इज इक्वल्स टू 20 किलो न्यूटन लगा दिया, सॉरी इधर न्यूटन आएगा, 20 किलो न्यूटन लगा दिया। अब इससे क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वाली जो मेरी मतलब अब जो रॉड आएगी जो इस लोड के वजह से खींचेगी वो थोड़ी और स्ट्रेच हो जाएगी, वो यहाँ पे। अब मान लेते हैं कि उसमें जो डिस्प्लेसमेंट आया वो आया DL2 का, ठीक है। अगर इसको नंबर में लेके तो मान लो कि मेरी ये लेंथ 3 सेंटीमीटर थी, इसके बाद यहाँ पे वो 2 mm बढ़ गई, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी लेंथ कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर और 2 mm की, 32 mm की हो गई, 32 mm की। अभी 32 mm की रॉड है जिसमें मैंने 20 न्यूटन का फोर्स, 20 किलो न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया हूँ, तो अब ये और बढ़ गई है। यहाँ पे जो अब आया वो 4 mm का आया और ये पहले से कितना था 32 mm, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई 36 mm। तो मैंने क्या देखा कि जैसे जैसे मैंने स्ट्रेस की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, स्ट्रेन की कोई एक ना एक वैल्यू आ रही है। फॉर एग्जांपल मैंने पुट किया था 10 किलो न्यूटन, तो स्ट्रेन मेरे को आया था 2 mm। फिर मैंने 20 न्यूटन कर दिया, 20 किलो न्यूटन, तो फिर मेरे को आ गया वो 4 mm। तो हर एक स्ट्रेस पे मेरी एक स्ट्रेन की वैल्यू आ रही है। अब यही सारी वैल्यूज आती रहेगी और मैं यहाँ पे उसकी जो है ग्राफ प्लॉट करते जाऊँगा। अच्छा, एक नॉर्मल सी बात बताऊँ अगर मैं, तो मैंने देख रहा हूँ इसका डायमीटर भी जो है कम होते जा रहा है, तो यानी मैं इस पर लोड बढ़ाते जाऊँगा। जितना बढ़ाते जाऊँगा एक टाइम ऐसा आएगा कि ये रॉड जो है स्टील की वो पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगी। यहाँ तक सारी चीज़ें आई होप क्लियर हो। तो अब यही सारे पॉइंट्स कहाँ पे वो ब्रेक होगी, कहाँ तक वो इलास्टिक लिमिट है, कहाँ पे उसकी यील्ड चालू होगी, ये सारी चीज़ें हम लोग इस ग्राफ में देखेंगे, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे मैंने देख रहा था कि जैसे जैसे मैं स्ट्रेस बढ़ा रहा हूँ मेरी स्ट्रेन जो है वो बढ़ रही है, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा देखो, मोस्टली क्या होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसा 45 डिग्री एंगल बनाता है, बट यहाँ पे उतना नहीं है, बट ये थोड़ा कम एंगल बनाता है, ठीक है। मान लो ये मेरा O था पॉइंट और ये मेरा पॉइंट A था, ये मेरा जो है ना इसको बोलेंगे प्रोपोर्शनल लिमिट। इस लिमिट को हम लोग बोलेंगे प्रोपोर्शनल लिमिट। यानी यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं स्ट्रेस बढ़ाते जा रहा हूँ मेरी स्ट्रेन बढ़ते जा रही है, यानी दोनों के दोनों साथ में बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये पॉइंट A तक का दोनों की दोनों, जैसे मैं स्ट्रेस बढ़ा रहा हूँ वैसे मेरी स्ट्रेन बढ़ रही है। यहाँ तक का सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब मैंने क्या करता हूँ, मान लो कि एक पॉइंट आ गया है, मैं स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मैं लोड अप्लाई करते जा रहा हूँ, एक लिमिट तक आ गई है, इसको मैं बोलूँगा प्रोपोर्शनल लिमिट। यहाँ पे जो है दोनों चीज़ें साथ में चलती रहेगी, ठीक है। लेकिन भाई अब अगर मैंने इस लोड के अलावा, मतलब समझ लो यहाँ पे एक लोड आ रहा था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने क्या लिया था, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 40 किलो न्यूटन। 40 किलो न्यूटन तक का तो मेरा ग्राफ ऐसा बराबर बना। अब 40 किलो न्यूटन से ज़्यादा मैंने अगर लोड अप्लाई कर दिया, वापस मैंने एक लोड अप्लाई कर दिया 60 किलो न्यूटन का, अब तो क्या होगा, अब ये प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं रहेगी, अब ये थोड़ा फ्लो हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट B। अब मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि मैंने पॉइंट A के बाद जैसे ही मैंने अपना स्ट्रेस बढ़ाया, तो स्ट्रेस तो मेरा ज़्यादा नहीं बढ़ा है लेकिन मेरा स्ट्रेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, और क्या बोलते हैं इलास्टिक पॉइंट और यील्ड पॉइंट। तो मैंने देखा कि पॉइंट A के बाद जैसे ही मैंने लोड बढ़ाया तो मेरा स्ट्रेन बढ़ा, जैसे मैंने स्ट्रेस बढ़ाया स्ट्रेन बढ़ा, लेकिन मैंने क्या देखा कि ये प्रोपोर्शनल नहीं है। अब मैंने बहुत अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो मैंने
बहुत कम स्ट्रेस लगाया हूँ लेकिन मेरा स्ट्रेन बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ इलास्टिक लिमिट। मतलब देखो यहाँ तक का अगर समझो मैंने ऑब्जेक्ट खींचा, फॉर एग्जांपल मैंने जो बोला था कि ये 60 किलो न्यूटन तक का है, मैंने ऑब्जेक्ट को खींच दिया, लेकिन जैसे ही मैं लोड रिलीज कर दूंगा, जैसे मैं लोड रिलीज कर दूंगा ये वापस अपनी ओरिजिनल साइज में आ जाएगा, दैट इज क्या बोलते हैं 3 सेंटीमीटर। ये बराबर अपनी 3 सेंटीमीटर के शेप में आ जाएगा। यानी यहाँ पे क्या हुआ, बॉडी ने अपना ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन कर ली, यानी वो अभी भी इलास्टिक लिमिट के अंदर है। यानी बी जो है वो मेरा इलास्टिक पॉइंट है, या इसको मैं बोलूंगा इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट। तो अगर मैं बात करूंगा ओ बी, ओ एंड बी, ओ टू बी इज माई इलास्टिक लिमिट, एंड ये जो मेरा ओ टू ए था ये मेरा प्रोपोर्शनल लिमिट था। यहाँ पे चीज़ें प्रोपोर्शनल रहेगी लेकिन बी तक का इलास्टिक रहेगी। मतलब एक पॉइंट आपने बी तक का लोड खींच लिए, वो ग्राफ हमारा पॉइंट बी पे आ गया लोड के बाद, जैसे ही मैं लोड को रिलीज करूंगा ग्राफ वापस से जो मतलब ऑब्जेक्ट है वो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 60 न्यूटन जो है मेरा पॉइंट बी पे है, यानी इलास्टिक पॉइंट पे मेरा 60 न्यूटन है। अब इसके बाद जैसे मैंने 60 न्यूटन पूरा का पूरा निकाल दिया तो मेरा जो शेप था वो वापस से जो है 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा। जैसे हमारा जो इलास्टिक रहता है उसको हम लोग खींचते और जैसे ही उस पर लोड रिलीज कर देते हैं तो वापस वो अपने साइज में आ जाता है, तो वैसे ही अपनी साइज में आ जाएगा। लेकिन पॉइंट बी के बाद क्या होगा, ध्यान से देखना। अब मैंने क्या कर रहा हूं, अब मैं पॉइंट बी के बाद भी और लोड बढ़ाते जा रहा हूं। मैंने देखा और लोड बढ़ाया तो मैंने बोला पॉइंट सी आ गया। अब देखो भाई, पॉइंट बी के बाद जो पॉइंट चालू होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं यील्ड पॉइंट या नॉन इलास्टिक पॉइंट या प्लास्टिक फॉर्मेशन बोलते हैं इसको, प्लास्टिक पॉइंट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पॉइंट बी तक का आ गया, समझो 16 न्यूटन मेरा पॉइंट बी पे आ रहा था। अब मैंने 80 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो 80 न्यूटन के कारण फॉर एग्जांपल अभी मेरा 36 mm हो रहा था, अब 80 न्यूटन के कारण मेरा 45 mm टोटल लेंथ आ गई। तो अब अगर मैंने उस पर 80 किलो न्यूटन को मैंने निकाल दिया, मतलब ये मेरी रॉड थी, रॉड पे 80 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा था, इसके कारण इसकी टोटल लेंथ जो हो गई थी वो थी कुछ 45 mm और ओरिजिनल क्या थी 30 mm, ओरिजिनल 30 mm थी और अब क्या हो गई 80 न्यूटन के कारण 45 mm। लेकिन अब ये पॉइंट बी के बाद है, पॉइंट बी के बाद लोड लगा है, तो अब अगर मैं इसको निकाल भी दूं, अब मैं इसको निकाल भी दूं तो हो सकता है कि ये इसकी जो लेंथ है वो 40 mm आ जाए, कम होगी लेकिन ओरिजिनल साइज में नहीं जाएगी। जहां मेरा 30 न्यूटन ओरिजिनल साइज था, अब मेरा ओरिजिनल साइज नहीं आ रहा है, अब मेरा 40 mm आ रहा है। मतलब अब ये अपनी शेप को वापस से रीगेन नहीं कर पाएगी। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक फॉर्मेशन। यहाँ पे प्लास्टिसिटी आना चालू हो जाती है। अब मैं क्या बोलता हूँ, अब लेकिन अगर अब मैंने क्या कर दिया, अब अगर मैं न्यूटन, अगर हम लोग इसको प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, अब ये पॉइंट पी के बाद भी अगर मैंने लोड निकाल दिया तो मैं इसको फॉलो करता हूँ, फॉलो करते पी, पॉइंट पी पे मैं आ गया पूरी तरीके से। तो मुझे क्या मालूम पड़ा है कि ये पॉइंट सी आ गया मेरा, ठीक है, पॉइंट सी। अब पॉइंट सी के बाद जैसे मैं लोड निकाल दूंगा तो मेरा स्ट्रेन जीरो नहीं जा रहा है, ठीक है। देखो स्ट्रेन जीरो हो जाएगा, मतलब ओरिजिनल साइज पे आ जाएगा, यानी ये जो मेरा स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे वो जीरो हो जाएगा। तो ये जीरो पे नहीं आ रहा है, ये पॉइंट पी पे आ रहा है, यानी उसमें कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया है, परमानेंट लेंथ चेंज हो गई है। वो परमानेंट लेंथ कितनी है, 40 - 10 कितना हो जाएगा, 10 mm जो है इसके अंदर वो परमानेंट आ गया, ठीक है। किसके कारण हुआ, ये मेरा पॉइंट सी था, मैंने इलास्टिक लिमिट के बाहर लेके गया और वो आ गया पॉइंट पी पे। इलास्टिक लिमिट के बाहर मैंने लोड अप्लाई कर दिया, तो अब बॉडी रीगेन नहीं कर पाएगी अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज, और क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रेन, इतना स्ट्रेन परमानेंट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 10 mm का स्ट्रेन जो है इसमें परमानेंट आ गया। लेकिन अब भी मैं मानता नहीं हूँ, मैंने बोला कि नहीं भाई अब और लोड अप्लाई करना है। तो देखो अब क्या हो जाएगा ना, अब ये फ्लो होना चालू हो जाएगा प्लास्टिक। देखो ध्यान से देखना, फ्लो होना, एक मिनट थोड़ा ज़्यादा बन गया, फ्लो होना, मैं बोल देता हूँ पॉइंट डी, थोड़ा फ्लो होना चालू हो गया। इसका मतलब क्या, देखो मैंने स्ट्रेस जो है ना वो बिल्कुल भी बढ़ाया नहीं हूँ, बहुत कम स्ट्रेस बढ़ाया, लेकिन अब देखो मेरा स्ट्रेन देखो कितना बढ़ रहा है। अगर मैं बोलूँ पहले मेरा स्ट्रेस इधर था, ठीक है, ये था मेरा स्ट्रेस, तो इससे देखो कितना ऊपर है, ये थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। तो देखो अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो इन दोनों के बीच में कितना है, बहुत कम डिस्टेंस है। अगर मेरा पॉइंट सी इधर है तो पॉइंट डी इधर है, इन दोनों के बीच में देखो कितना डिफरेंस है, बहुत कम है। यानी मैंने इतना
यहाँ पे मैंने इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का स्ट्रेन बढ़ाया, बस इतने पॉइंट तक का स्ट्रेन बढ़ाया, स्ट्रेस बढ़ाया, लेकिन मेरा स्ट्रेन देखो कितना बढ़ रहा है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का मेरा स्ट्रेन बढ़ रहा है। यानी अब यहाँ पे प्लास्टिक फ्लो चालू हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक फ्लो। यानी कम स्ट्रेन पे कम स्ट्रेस पे ज़्यादा स्ट्रेन जो है बढ़ना, उसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो ये जो रीजन है हमारा, दैट इज C to D, इसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। सो आई होप अब क्या हो जाएगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन पॉइंट डी तक का आ गया। अब अगर पॉइंट डी के बाद भी मैंने लोड अप्लाई कर दिया तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, मेरी रॉड ब्रेक हो जाएगी। देखो पॉइंट बी तक का क्या आएगा, पॉइंट डी तक का क्या होगा, ये जो मेरी रॉड थी जो इस तरीके से थी, अब ये धीरे धीरे इस पे नॉच फॉर्म हो रहा है, इसका डायमीटर कम हो रहा है। ये हम लोग ने जो है पॉइजनस रेशियो में देखे थे कि डायमीटर कम होता रहता है। अब पॉइंट डी जैसे आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट, बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। अब क्या हो जाएगा, पॉइंट डी के बाद जैसे आएगा ना, तो ये फ्रैक्चर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और हमारी जो रॉड है वो बीच से टूट जाएगी। यानी पॉइंट डी के बाद में गया तो मेरी रॉड जो है या मेरा जो वायर है वो कंप्लीटली उसका टूटना जायज़ है। ठीक है, तो ये था मेरा पूरा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। अगर मैं इसको कंक्लूड करूंगा तो मेरा OA जो है वो प्रोपोर्शनल लिमिट है, मेरा OB जो है वो इलास्टिक लिमिट है। अब अगर मैंने इलास्टिक लिमिट तक का ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस लगाया हूं तो वापस वो अपने ओरिजिनल शेप में आ सकता है, लेकिन पॉइंट बी के बाद जो है ना वो अपनी ओरिजिनल साइज में नहीं आ पाएगा अगर पॉइंट बी के बाद मैंने लोड अप्लाई कर दिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया पॉइंट सी, तो पॉइंट सी से डी मेरा क्या है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, और मेरा जो डी है, डी के बाद अगर मैंने जरा भी लोड लगाया तो मेरा जो है ऑब्जेक्ट या जो मेरा वायर है वो पूरी तरीके से फ्रैक्चर हो जाएगा। तो ये था मेरा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन ये था मेरा स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व। अब इसके बाद हम लोग आगे का टॉपिक देखते हैं। तो बात करते हैं मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टी को जिसको हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे देख के बता सकते हैं कि वो मेटल किस तरीके का है। तो सबसे पहली बात करते हैं ब्रिटल मटेरियल की। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अगर अपनी बनाऊं तो ये था मेरा इलास्टिक रीजन, प्रोपोर्शनल लिमिट वाला रीजन। उसके बाद में आता है मेरा इलास्टिक लिमिट बी, पॉइंट बी। उसके बाद में पॉइंट सी आता है, जहाँ से अगर मैं थोड़ा भी स्ट्रेस बढ़ाऊंगा तो स्ट्रेन बहुत ज़्यादा फ्लो होने लगेगा, इससे फिर पॉइंट डी आता है। ठीक है, तो ये मेरा टोटल कर्व था। अब ब्रिटल मटेरियल क्या होता है, ब्रिटल मटेरियल सच एज ग्लास एंड सिरेमिक ब्रेक्स विद इन द इलास्टिक लिमिट। अब देखो आप लोग ने कभी ऐसा लिया होगा ग्लास, और ग्लास को बेंड करने की कोशिश किए रहोगे, उसको शेप चेंज करने की कोशिश की होगी। टेम्परेचर की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल टेम्परेचर पर ऐसा ग्लास लो और उसको बेंड करने की कोशिश करो, वो कभी बेंड नहीं होगा, वो तुरंत टूट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, मटीरियल सच एज ग्लास, या अपने जो कप के मटेरियल आते हैं वो आते हैं सिरेमिक, वो जो होते हैं ब्रेक हो जाते हैं विद इन इलास्टिक लिमिट। यानी ये मेरा बी, ये मेरा पॉइंट ओ है और ये मेरा पॉइंट बी है, इनके बीच में भी अगर कहीं पे भी लोड अप्लाई हम लोग करेंगे ना इस मटेरियल के ऊपर तो वो ब्रेक हो जाएंगे। मतलब इसको ब्रेक होने के लिए फ्रैक्चर पॉइंट पे आने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे मटेरियल जिनको ब्रेक होने के लिए फ्रैक्चर पॉइंट पे आने की जरूरत नहीं है उनको हम लोग बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल। यानी वो इलास्टिक रीजन जो हमारा ये इलास्टिक रीजन है इसके बीच में ही वो टूट जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल। अब बात करते हैं डक्टाइल मटेरियल। मेटल सच एज कॉपर, एल्यूमिनियम हैव लार्ज प्लास्टिक फॉर्मेशन। कभी भी हम लोग ने देखे रहेंगे अगर हम लोग किसी वायर को खींच रहे वो तुरंत ब्रेक नहीं होता है, पहले उसका डायमीटर छोटा हो जाता है। पहले क्या होता है, ये मेरी रॉड है, इस रॉड पे मैंने फोर्स लगा दिया तो उससे क्या होगा, सबसे पहले इसका डायमीटर छोटा होते जाएगा, और छोटा होने के कारण क्या हो जाएगा, उसकी लेंथ जो है वो बढ़ती जाएगी। इस तरीके से उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लास्टिक फॉर्मेशन हो रहा है। यानी हमारा जो ब्रेकिंग पॉइंट है ना वो एकदम एंड में आ रहा है। पॉइंट बी के बाद भी अगर हम लोग लोड लगा रहे हैं तो फिर ये जो होता है ना प्लास्टिक रीजन, तो ऐसे मटेरियल जिनका प्लास्टिक रीजन काफी ज्यादा रहता है, यानी वो तुरंत ब्रेक नहीं होते, उनको ब्रेक होने के लिए फ्रैक्चर पॉइंट पे जाना पड़ता है। यानी प्लास्टिक रीजन दैट इज बी टू डी बहुत ज्यादा रहता है, उनको हम लोग बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल। अब मेलेबिलिटी एक प्रॉपर्टी होती है, मतलब आप कोई भी मेटल देखे रहोगे उसको शीट में कन्वर्ट करना, चाहे वो हमारे कबट हो चाहे फिर हमारे कॉइंग हो, क्या हो रहे मेटल को शीट में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं मेलेबल प्रॉपर्टी। तो जो मेटल्स मेलेबिलिटी को दिखाते हैं दैट इज गोल्ड के कॉइंग आते, सिल्वर के, आयरन के, ये सब के जो कॉइंग है, यानी हम लोग ने क्या किया, मेटल को ठोक के हैमर करके उसको एक शीट में कन्वर्ट कर दिया, उसको हम लोग बोलते हैं मेलेबिलिटी। अब इलास्टोमर्स आते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, ध्यान से देखना। अब मटेरियल दैट कैन इजीली स्ट्रेच, जैसे हमारा रबर हो जाता है,
रबर भी मिल रहा नहीं है, तो ईजिली उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एकदम आराम से उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। तो स्ट्रेच होने के कारण क्या हो जाता है, देखो अगर मान लो मेरा रबर पहले 3 सेंटीमीटर के डायमीटर का था, अब मैंने उसको खींच दिया, तो हो सकता है कि वो 12 सेंटीमीटर डायमीटर हो जाए, यानी अपने ओरिजिनल साइज से कई गुना ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और यही बात करें अगर स्टील की, तो स्टील में जो डिफॉर्मेशन आता है, अगर मेरी 1 मीटर की रॉड है तो लोड लगाने की वजह से बहुत ज़्यादा होगा तो 2 सेंटीमीटर का डिफॉर्मेशन आएगा। बट रबर जो होता है उसके अंदर टोटल डायमीटर ओरिजिनल उसकी 3 सेंटीमीटर है, लेकिन जब स्ट्रेच करेंगे हो सकता है 12 हो जाए, तो कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं इलास्टोमर्स। मटेरियल दैट कैन बी इलास्टिकली स्ट्रेच टू अ लार्जर वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इज कॉल्ड एज इलास्टोमर्स। तो उनको हम लोग बोलते हैं इलास्टोमर्स, मतलब ऐसे मटेरियल जिनको ओरिजिनल साइज में अगर हम लोग बहुत ज़्यादा लोड लगाएंगे तो अपने ओरिजिनल साइज से कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टोमर्स। अच्छा, इलास्टोमर्स की एक बहुत मस्त प्रॉपर्टी है, दैट इज वो लोग का जब ग्राफ बनता है ना, वो स्ट्रेट नहीं बनता है। जैसे हमारे सारे मटेरियल का ग्राफ है, ये इलास्टिक लिमिट स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इनकी इलास्टिक लिमिट स्ट्रेट लाइन नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर मैंने रबर पे थोड़ा भी स्ट्रेस लगाता हूँ तो उसका स्ट्रेन बहुत ज़्यादा होता है, यानी उसके अंदर जो डिफरेंस आ रहा है, उसके अंदर जो चेंज आ रहा है, वो थोड़े लोड के कारण बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ रहा है। तो इसके लिए कभी वो सीधा नहीं होता, उल्टा कर्व होता है। ठीक है, तो ये चीज़ बस याद रखना है कि हमारा जो इलास्टोमर्स है उसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, जब इंक्रीज इन लोड आएगा, इंक्रीज इन लोड आएगा तो सीधा नहीं आएगा, वो इस तरीके से आएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं बोल सकते क्योंकि वो डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है। अब बात कर लेते हैं इलास्टोमर्स की एक प्रॉपर्टी की। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ स्टील की, तो स्टील में क्या हो रहा है, मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ाया हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में मुझे बहुत कम स्ट्रेन मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो स्ट्रेस है वो आगे है और स्ट्रेन जो है वो पीछे, ये मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग ने इलास्टोमर्स पढ़ा था। इलास्टोमर्स में हम लोग ने पढ़े कि जिस तरीके से हम लोग स्ट्रेस थोड़ा भी बढ़ाते हैं तो स्ट्रेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये थी मतलब कोई भी रीजन के अंदर अगर हम लोग स्ट्रेस बढ़ाते हैं, दैट इज़ अगर हमारा रॉड है, स्टील का रॉड है, उसमें अगर हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो स्ट्रेन हमको बहुत कम मिलता है। यानी अगर मैंने 200 किलो न्यूटन मैंने स्टील की रॉड पर लगाया हूँ तो टोटल चेंज जो आएगा वो कुछ mm के अंदर आएगा, 1 मीटर की रॉड के अंदर। तो वहाँ पर स्ट्रेस क्या होता है, एकदम से आगे होता है और स्ट्रेन एकदम पीछे होता है। तो उसी के बारे में बात करेंगे। स्ट्रेन लैग्स बिहाइंड द स्ट्रेस, द लैगिंग ऑफ स्ट्रेन बिहाइंड द स्ट्रेस इज कॉल्ड एज इलास्टिक हिस्टेरेसिस। इसको बोलते हैं जब हमारा स्ट्रेन जो है वो पीछे रहता है स्ट्रेस से, उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक हिस्टेरेसिस। देखो इसमें होता क्या है, इस मैंने रबर की बात किया था, इलास्टोमर्स की वही मैं ग्राफ बनाऊंगा। जैसे मैं इंक्रीज इन एरिया कर रहा हूँ तो देखो कैसा हो रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं जा रही है, कर्व जा रहा है O से B तक का, और B क्या है हमारा इलास्टिक पॉइंट है या यील्ड पॉइंट है, यील्ड पॉइंट। इसके आगे अगर मैंने बढ़ाया अपने लोड को तो फिर मेरे को परमानेंट डिफॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर यहाँ की मैं बात करूँ तो क्या होगा, मेरा स्ट्रेस और ये मेरा स्ट्रेन, जब मैं लोड को बढ़ा रहा हूँ तो लोड जैसे जैसे देखो, जैसे जैसे मेरा लोड बढ़ रहा है तो मेरा स्ट्रेन भी बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, इलास्टोमर्स में होता क्या, जब पॉइंट बी पे हम लोग पहुंच जाते हैं, अब हम लोग ने क्या किया, अब हम लोग ने लोड को जीरो कर दिया। क्या मान लिया हम लोग ने, लोड जीरो है। लेकिन यहाँ पे अगर देखो, ये था मेरा इंक्रीज इन लोड था, इंक्रीज इन लोड। जैसे मैं लोड इंक्रीज कर रहा हूं तो स्ट्रेस के साथ स्ट्रेन भी बढ़ रहा है। ये देखो मेरा कर्व आ गया। हाँ, स्ट्रेट नहीं बढ़ रहा है, थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है स्ट्रेस थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है कंपेयर टू स्ट्रेन। तो यहाँ पे मेरा कर्व इस तरीके से आ गया। लेकिन जैसे ही मैं डिक्रीज में आ जाता हूँ, डिक्रीज लोड में, डिक्रीज इन लोड, तो यहां पे क्या हो जाता है, स्ट्रेस, अब मान लो कि मेरा स्ट्रेस कम हो गया, और स्ट्रेन इधर लिख देता हूं। ठीक है, मान लो मेरा स्ट्रेस इतना कम हो गया कि वो जीरो हो गया, तो स्ट्रेन को जीरो हो जाना चाहिए ना, लेकिन वो जीरो नहीं होता है, उसमें अब भी थोड़ी स्ट्रेन बाकी रहती है। ठीक है, ये हम लोग देख सकते हैं। O से B गए हम लोग इंक्रीज इन एरिया, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि स्ट्रेस जैसे जैसे बढ़ रहा है उसके मुताबिक स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, काफी ज्यादा, मतलब स्ट्रेस ज्यादा बढ़ रहा है और स्ट्रेन कम बढ़ रहा है हम लोग का। और यहीं अगर मैं बात कर लेता हूं, जैसे मैंने स्ट्रेस को रिलीज कर दिया हूं, अब स्ट्रेस धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन जो मेरा स्ट्रेन है ना वो तुरंत जीरो नहीं हो रहा है, स्ट्रेन को जीरो होने टाइम लग रहा है। ये देखो, तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे स्ट्रेस आगे था और स्ट्रेन जो है वो पीछे था। और यही बात कर लूं तो अब स्ट्रेन ज्यादा हो गया और स्ट्रेस कम हो गया। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक हिस्टेरेसिस।
ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें कवर हो तरीके से कवर हो गया रहेगा। ये था हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व का पार्ट था, ये थोड़ी डिटेलिंग उसके हिस्से थी। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।